गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वर्गीकी जो साइंस घटना चक्र का चैप्टर है उसका डिटेल जो था डिस्क्रिप्शन उसको कंप्लीट किया जा चुका है ऑलरेडी। और अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए और पहचान लिए गए संख्या की दृष्टि से कितनी है इनकी संख्या? तो लगभग सबसे ज्यादा किसकी है? तो कीटों की। ठीक है, सबसे अधिक है कीटों की। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या जो है कीटों की है। कीट जो है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कीट जो है किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत है। कुल ज्ञात जातियों 15 लाख से अधिक में से सर्वाधिक जो जातियां हैं 10 लाख से ज्यादा कीटों की हैं। सबसे ज्यादा संख्या कीटों की है। जंतु जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। वहीं पादप जातियों की संख्या जो है लगभग 4 लाख है। पादप जातियों की संख्या कितनी है? 4 लाख। और ये सभी जगह पे जो है जल, स्थल, वायु सभी जगह पे मिलते हैं। और पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। तो सबसे ज्यादा कीट है 15 लाख से अधिक और 4 लाख पादप हो जाएंगे। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, तो किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ठीक है, दूरबीन को लिखा है। जीवाणु जो बैक्टीरिया हैं अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव होते हैं। इनकी लंबाई 0.5 से 5 माइक्रोन तक होती है। तो जो जीवाणु होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? 0.5 से 5 माइक्रोन। ठीक है, 0.5 से 5 माइक्रोन होती है। कुछ जीवाणु जो होते हैं 0.5 mm या अधिक लंबाई के भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं 0.5 mm या अधिक लंबाई के होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड माइक्रोस्कोप दूरबीन से भी देखा जा सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, क्योंकि यह वस्तु को ना 1500 से 2000 गुना, ठीक है, 1500 से 2000 गुना, कुछ में 4000 गुना बढ़ाकर दिखाता है। तो यह वस्तु को 1500 से 2000 गुना, कुछ में 4000 गुना दिखाता है। कौन? तो कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कथन तीसरा क्वेश्चन है कथन कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, कुछ जीवाणु अपना भोजन खुद बना सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो ये बात गलत है। ठीक है, कि जीवाणुओं में हरित लवक पाया जाता है। तो पोषण के आधार पर जो जीवाणु होते हैं वो परपोषी हेट्रोट्रॉपिक तथा स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। स्वपोषित जीवाणु CO2 जो होता है और अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बना लेते हैं, ना कि सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की मदद से। तो बल्कि जो जीवाणु होते हैं जो अपना खुद भोजन बनाते हैं, तो वैसे जीवाणु किससे भोजन बनाते हैं? तो बिल्कुल ये CO2 से बनाएंगे। और CO2 के अलावा अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं ना, CO2 और अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन ये बनाते हैं। ये जो जीवाणु हैं वो दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। तो ये जीवाणु दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव देखने को मिलता है, जबकि वहीं कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दिया है कि क्या ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पे होते हैं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, गलत बात है। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी नहीं। तो ये गुलीना होता है। ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, तो ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जीवाणु जो होते हैं ना वो सबसे सरल होते हैं, अति सूक्ष्म, बहुत छोटे, एक कोशिकीय आद्य प्रिमिटिव जीव हैं, जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। जीवाणु जो होते हैं हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी। जैसे कि दही का जो जीवाणु है वो लाभदायक होते हैं, लेकिन ऐसे जो हैजा का है विब्रियो कोलरी, तो वो हमारे लिए क्या है? वो है हानिकारक है। ठीक है, तथा इनका अध्ययन जो है जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास प्रजनन करने में समर्थ है उसको क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा।
तो वैसा सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा जीव होता है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। कथन है अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है और कारण है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो दोनों का दोनों सही है। कथन की अमीबा है सही बात है, विभाजन के द्वारा जनन करता है और एक कोशिकीय जीव होते हैं वो, क्योंकि एक कोशिका बहुत छोटा होंगे, एक ही कोशिका है तो उसमें क्या लैंगिक संरचना पाई जाती है, इसलिए वो अलैंगिक होते हैं। और जब अलैंगिक हो गए तो वो अमीबा लैंगिक का ही है और विभाजन द्वारा वो अपना जनन करता है। अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है, ठीक है। अमीबा जो है एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है, ठीक है, द्विखंडन। एक सेकेंड। तो जो है अमीबा ना वो प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा अपना जनन करता है। और निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जीवाणु, कवक और विषाणु उपरोक्त में से किन्हें कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 अर्थात जीवाणु और कवक। तो जीवाणु और कवक को कृत्रिम तरीके से बनाया जा सकता है परंतु विषाणु के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने एस्चेरिचिया कोलार्ड बैक्टीरिया के डीएनए का पुनः लेखन भी किया है। कवक को भी कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, जैसे कि पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगर एवं सबरॉड डेक्स्ट्रोज एगर, ठीक है। तो पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगर एवं सबरॉड डेक्स्ट्रोटोज अगर ये सबको कृत्रिम तरीके से संश्लेषित किया जा सकता है, जबकि विषाणु में स्वयं की उपापचय मशीनरी नहीं होता है। ये जब खुद के उसके उपापचय होगा ही नहीं तो इन्हें कृत्रिम रूप से संवर्धित करना कठिन है, ठीक है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर को तापक्रम को कैसा बनाए रखते हैं, तो हमेशा एक समान बनाए रखते हैं, जैसे कि मनुष्य। तो समतापी, हाँ समतापी इंग्लिश में होमोथर्मल बोलते हैं। तो होमोथर्मल समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले को वार्म ब्लडेड वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप है वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर के सदैव एक समान रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी, बर्ड तथा स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर जो पानी में रहने वाले हैं, सरीसृप ये आते हैं। अर्थात ये समय के साथ अपना जो शरीर का टेम्परेचर है वो बदलते रहते हैं, मत्स्य भी, उभयचर भी और सरीसृप भी। जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, मत्स्य, उभयचर और सरीसृप का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इकाइनोडर्म जो है वो सजीव प्रजक होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इकाइनोडर्म जो होते हैं समुद्र में पाए जाने वाले जो होते हैं अरीय सममित रेडियल सिमेट्री होते हैं और ड्यूट्रास्टोमी यूसिलोमेट यूमेटाजोवा होते हैं, जिनकी डिंभक प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय बायलेटरल, द्विपार्श्वीय मतलब समझते हैं, ऐसे बीच में कुछ होगा जो इधर जितना रहेगा उसी तरह से डिजाइन इधर भी रहेगा सेम, तो उसको बायलेटरल या सममित कहते हैं। तो इनका ना मतलब जो डिंभक प्रावस्था में मतलब स्टार्टिंग जो प्रावस्था होती है इनके, तो ये सममित होते हैं तथा सभी काइनोडर्म जो सजीव होते हैं वो प्रजक या भी पैरिश नहीं होते हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि सजीव प्रजक होते हैं, तो ये गलत बात है। ये भी पैरिश या प्रजक नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, तो द्विपार्श्वीय बाइलेटरल होते हैं। वहीं गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होते हैं, तो अस्थिल मछलियों में जो वाताशय है वो रहता ही है बिल्कुल। उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये क्वेश्चन भी करेक्ट है।
निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में जो ब्लड होता है वो नहीं होता है। और जो है यहाँ पे दिया गया एक्सप्लेनेशन कि हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, किंतु इसमें श्वसन अर्थात गैसों का आदान प्रदान विसरण या डिफ्यूजन से होता है। तो हाइड्रा में तो ब्लड नहीं होता है, लेकिन इसमें विसरण होता है। ठीक है, डिफ्यूजन होता है किसके माध्यम से? तो श्वसन के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो मछली नहीं है स्टार फिश। स्टार फिश मछली नहीं है। बाकी सा फिश, पाइप फिश, गिटार फिश, ये सारे के सारे शाह, गिटार, पाइप सब मछली हैं। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं होती हैं। जैसे कि बार बार क्वेश्चन पे जेली फिश तो बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, डेजर फिश और क्राई फिश। जेली, स्टार, जेली जेली है, ठीक है, वो जेली है तो नहीं होगा। स्टार है वो भी नहीं होगा। सिल्वर है तो भी नहीं होगा। कैटल फिश भी नहीं होगा। हेग फिश भी नहीं होगा। रेजर फिश भी नहीं होगा। क्राई फिश भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन या मछली है? तो इसका राइट आंसर है कैटफिश। कैटफिश जो है वो वास्तविक मछली है। बाकी भी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि जेली फिश तो मछली है ही नहीं। रजत फिश या सिल्वर फिश जिसको बोलेंगे ये भी मछली नहीं है। क्रेब फिश या क्राई फिश भी मछली नहीं था। तो रजत में सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रेब फिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। तो क्रे फिश जानवर है। रजत जो सिल्वर है वो कीट है। जेली फिश जो है वो कशेरुकी जंती नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता है। अतः कैट फिश जो है ना वही वास्तविक मीन या मछली है। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा। ठीक है, समुद्री घोड़ा मछली है। बाकी जेली फिश नहीं है, स्टार फिश नहीं है, हैग फिश भी नहीं है। सितारा मछली या स्टार फिश जो है वो सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश ऑरेलिया को कहते हैं। जेलीफिश ऑरेलिया को कहते हैं। और स्टार फिश सितारे नुमा इकाइनोडर्म है। और जेलीफिश ऑरेलिया जो कि संघ सिलेंट्रेटा का एक जंतु है। हैग फिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। हैग फिश जो है वो साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। इनमें जबड़ों का अभाव होता है। फिश में जबड़ों का अभाव होता है। यह भी वास्तविक मछली या ट्रू फिश नहीं है। जो हैग फिश है ना वो भी वास्तविक मछली या ट्रू फिश नहीं है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं। जो समुद्री घोड़ा है या अश्वमीन है उसको हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक स्थल मीन बोनी फिश है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा। शार्क मछलियों में कितनी हड्डियां होती हैं? 0। शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं। शार्क मछलियों में हड्डियां नहीं पाई जाती। शार्क मछली का कंकाल तंत्र उपास्थि या कार्टिलेज का बना होता है। कौन सी पक्षी नहीं है? तो गोल्डन महसीर जो है ना वो पक्षी नहीं है। बाकी इंडियन नाइट जार, व्हाइट आइबिस, स्पून बिल ये सभी के सभी क्या है? पक्षी हैं। ठीक है, IAS क्वेश्चन 2022 का। तो जो गोल्डन महसीर है वो पक्षी नहीं है। बाकी स्पून बिल, व्हाइट आइबिस और इंडियन नाइट जार सभी के सभी पक्षी हैं। जबकि गोल्डन महसीर जो है एक मछली है और इसका नाम वैज्ञानिक नाम टोर पुतितोरा है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई जो है 33 मीटर से भी अधिक होता है तथा वजन जो है 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। ठीक है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनपायी। तो जो व्हेल है वो किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी का। व्हेल जो है वो स्तनपायी है। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो व्हेल। स्तनपायी कौन सा है? व्हेल है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाले व्हेलों में विशालतम है? तो स्पर्म व्हेल। ठीक है, दांतों वाले व्हेलों में विशालतम स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाले व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर जो होते हैं वो स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे पैदा नहीं करता है? तो ये हो जाएगा एकिडना। ठीक है, तो एकिडना और प्लेटिपस ये दो ही ऐसे हैं जो मात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं, एकिडना और प्लेटिपस। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो ये हो जाएगा एकिडना। तो एकिडना और प्लेटिपस जो है अंडा देता है। उड़ने वाला स्तनपायी है कौन सा? तो उड़ने वाला जो स्तनपायी वो है चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। उसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर के हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का ये निर्माण करती है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सी पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो चमगादड़ नहीं आता, बाकी चील, कौवा, तोता तो है ही। ठीक है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करिए तो कौन सा इसमें से स्तनधारी है? तो ये हो जाएगा आपको समुद्री गाय भी स्तनधारी है और फिर समुद्री सिंह भी स्तनधारी है, जबकि समुद्री घोड़ा तो एक मछली है। तो समुद्री गाय जो हो जाएगा एक विशाल शाकाहारी समुद्री शाकाहारी भी समुद्र में रह के शाकाहारी, तो समुद्र में भी ये शाकाहारी शैवाल बस खाता होगा। समुद्री गाय जो एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। वहीं समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कसीर की मछली है, लेकिन कैसे कसूर की मछली है। ठीक है, और समुद्री सिंह जो है वो भी एक स्तनधारी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो स्तनी में। ठीक है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सिटेशिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर जो होता है डॉल्फिन का कैसी होती है? धारा रेखित होती है और इनके मादा में चूचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। तो यह मैमेलिया की गण सिटेशिया में रखा गया है। ठीक है, डॉल्फिन जो है मैमेलिया की गण सिटेशिया में रखा गया है। निम्नलिखित में से सील जो है सील किस जाति का है? तो सील किस जाति का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्तनपायी। ठीक है, सील या फोका जो होता है एक स्तनपायी मैमेलिया जंतु है जो गण कार्निवोरा। ठीक है, मैमेलिया मतलब जितने भी स्तनधारी आएंगे ना सारे मैमेलिया में आते हैं। अब उसके अंतर्गत भी जैसे कि डॉल्फिन सिटोशिया था और सील जो हो जाएगा वो कार्निवोरा हो जाएगा। ठीक है, सील कार्निवोरा या फोका भी कहते हैं इसको। यह एक जलीय शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। ठीक है, यह स्तनधारी तो है परंतु यह मांसाहारी है। समुद्री गाय की तरह यह मतलब शाकाहारी नहीं है। शिकार करने के लिए इसमें नुकीले कैनाइन दांत होते हैं। कैनाइन दांत होते हैं किसमें? तो सील या फोका में। और तैरने के लिए इनमें चप्पू या फिलिपर्स भी होते हैं। किसमें? तो सील में। एम्फीबिया बताता है क्या? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को कौन बताता है? एम्फीबिया। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे कि मेढक और टोड। ठीक है, मेढक और टोड इनका जो टेम्परेचर है सरीसृप का और एम्फीबिया का और जो घड़ियाल होता है मगरमच्छ इन सबका जो होता है ना शरीर क्या होती है ताप के अनुसार बदलते रहता है। निम्न में से कौन सा जीव जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो ये हो जाएगा मेढक। मेढक जो है त्वचा से लेता है। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है अर्थात एम्फीबिया है जो पानी तथा जमीन दोनों जगहों में रह सकता है। यह शीत रक्त का प्राणी है। ठीक है, मेढक जो है वह शीत रक्त का प्राणी है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहते हैं। मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य होती है जिससे होकर ऑक्सीजन तथा CO2 तो मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य इससे होकर ऑक्सीजन और CO2 जो है वो गुजर जा सकती है। इस अद्वितीय विशेषता के कारण ही मेढक जो होती है अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। स्थल पर एक वयस्क मेढक अपने फेफड़ों द्वारा रहता है। तो जो मेढक है वो पानी में जाएगा तो त्वचा से और स्थल पर रहेगा तो फेफड़ों से श्वसन करता है। इसमें दोनों प्रकार के जो है प्रणाली पाई जाती है। ठीक है,
मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, ठीक है। मेढक कैसा है, तो कोल्ड ब्लड एनिमल है, बिल्कुल सही बात है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। कोल्ड ब्लड वाले अन्य जंतु जैसे कि सर्प आ जाते हैं, मगरमच्छ, मछली और कीट हो जाएंगे। गिरगिट भी होता है, छिपकली भी होता है। तो कभी छिपकली गिरा होगा हाथ पैर पे तो आपने नोटिस किया होगा, ठंडे सा लगता है। तो छिपकली, गिरगिट, कीट, ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मेढक के कायांतरण में क्या होती है, तो इसका होता है आपको आंत छोटी हो जाती है, ठीक है। मेढक के कायांतरण में आंत जो होती है वो छोटी हो जाती है। अधिकतर जो टाइडबोल होते हैं मुख्यतः शाकाहारी होते हैं तथा वे मुख्यतः शैवाल एवं जलीय पौधों का भक्षण करते हैं। तो जो मेढक शैवाल एवं जलीय पौधों का भक्षण करते हैं, परंतु जब टाइडबोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाता है तो उनकी आंतें छोटी हो जाती हैं और मांसाहारी भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। तो जब छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं मेढक, तो उस समय वो पौधे और शैवाल वगैरह भक्षण करते हैं। जैसे ही बड़े होते हैं उनकी आंतें छोटी हो जाती हैं और वो पाचन करते हैं मांसाहारी चीजों को। गेविलियस या घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, कहाँ पे, तो गंगा में, ठीक है। गेविलियस या घड़ियाल जो है बहुतायत में पाया जाता है गंगा में। घड़ियाल गंगा में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बांग्लादेश, भारत और नेपाल में ये अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। निरिशंस प्राणी कौन सा है, तो निरिशंस प्राणी जो है ऑटर है। ऊदबिलाव या ऑटर एक निरिशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। फेल का शरीर जो होता है धारा रेखित या स्ट्रीम लाइंड होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा अस्तर ब्लबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, हेजहॉग, सैल, मूषक, मॉर्मॉट, वज्रसल्क, पेंगोलिन। तो उपयुक्त में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 अर्थात जाहक, हेजहॉग और वज्रसल्क, पेंगोलिन। ये दोनों का दोनों जो है वो परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए अपने आप को लपेट करके एकदम छोटा सा उसके जैसे कछुआ की तरह ये बन जाते हैं। कौन से, तो जाहक, हेजहॉग और वज्रसल्क, पेंगोलिन, ठीक है। जहाँ का हेजहॉग जो होते हैं वो छोटे स्तनधारी के शरीर के होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं और इनकी त्वचा पे बने शल्क जो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ये अपनी रक्षा कर सकते हैं। पेंगुलिन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पे बने शल्कों के माध्यम से करती है। तो जाहक और पेंगोलिन, ठीक है, जाहक और पेंगोलिन। कौन सा श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है, तो डिंगो। डिंगो जो है वो भौंक नहीं सकता, बाकी लेब्राडोर, एल्सेशियन, डाल्मेशियन ये सभी के सभी भौंक सकते हैं, ठीक है। डिंगो एवं बसंजी श्वान की वे उपजातियां हैं जो सामान्य कुत्तों की तरह न भौंकर एक तरह के आलाप की ध्वनि करते हैं। डिंगो और बसंजी, डिंगो और बसंजी आलाप करते हैं। डिंगो बसंजी आलाप करता है। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है कौन सा, था रिछ। गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू जो है वो रिछ होता है। निम्नलिखित जानवर में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है, तो ये है कुत्ता, ठीक है। तो ये बाकी चिंपैंजी, तोता, सूस और डॉल्फिन ये सारा का सारा मतलब बोल सकता है, सिखाया जा सकता है। वन मानुस, तोता, डॉल्फिन ही ऐसे जीव हैं जिन्हें कुत्ते की तुलना में कहीं अधिक भाषा का प्रयोग अर्थात संकेतों को समझाना तथा परस्पर प्रेषित करना सिखाया जा सकता है, जबकि कुत्ता के साथ ऐसा नहीं है। निम्न में कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, जानने की इच्छा प्रकट करना, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर जानने की इच्छा होती है। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है, सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत, अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कपी नहीं है, तो ये लंगूर हो जाएगा, कपी नहीं है। बाकी गोरिल्ला, गिबन, ओरांग ओटान सब के सब कपी हैं। तो कपी प्राणी जगत में होमिनिएडिया महापरिवार के सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं होती हैं, एक हिनकपी, एक महाकपी। तो हिनकपी मतलब हीन है, छोटा है, जैसे कि गिबन, और महाकपी मतलब वो बड़े आकार के होते हैं, जैसे चिंपैंजी, मनुष्य,
गोरिल्ला और ओरांगोटान। ठीक है, मनुष्य भी कपी ही है, महाकपी है। चिंपैंजी है, गोरिल्ला है और ओरांगोटान है, जबकि हिंद कपी में गिब्बन है। तो इसमें लंगूर नहीं होता है। ठीक है, मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है, सबसे छोटा मानव के जैसा, तो ये हो जाएगा गिब्बन। ठीक है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका है किस कौन, तो भालू। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, तो मेढक में होता है। मेढक उभयचर, सांप एवं छिपकलियों। तो सांप छिपकली सभी के सभी उभयचर जैसे हैं, तो इन सब में रेंगने वाले 3 प्रकोष्ठ होते हैं। वही मछली में 2 प्रकोष्ठ होता है, जबकि बंदर और मगर जो मगरमच्छ होते हैं इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो बंदर और मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ। ठीक है, बाकी मछलियों में 2 और उभयचर में 3 होता है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें, तो उभयचरों में पाया जाता है। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे स्टार मार्क है। अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं, परंतु घोड़ा, चूहा, ऊंट आदि इसके अपवाद है। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते हैं। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है उसमें पित्ताशय भी नहीं है, लेकिन अपवाद है। जैसे घोड़ा, इसमें रीढ़ की हड्डी है, चूहा रीढ़ की हड्डी है, ऊंट भी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सब में पित्ताशय नहीं होता। तो चलिए अब बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चन। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।